नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं का अध्याय 6 जंतुओं में जनन को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला पेज है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का, जिसमें वर्ष 2024-25 ये बुक हमें समग्र शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। इसमें पाठों का विवरण देख लेते हैं। पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पाठ 13 प्रकाश तक दिया हुआ है, जिसमें आज हम जंतुओं में जनन अध्याय 6 देखने जा रहे हैं। ठीक है, अध्याय 6 है जंतुओं में जनन। इसमें पाठ की पूर्व की तैयारी आप पुस्तक से भी कर लें। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, खिड़की। इसमें सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ये छांटना है। तो ठीक है, आप इसे इस प्रकार से छांट लें। पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी ये सजीव हैं। ठीक है, और निर्जीव क्या है, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की आदि। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है कि आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया है, सामने सही व गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे इसमें वृद्धि होती है इसलिए सजीव है, इसमें गति होती है इसलिए सजीव है, श्वसन की क्रिया होती है इसलिए सजीव है, प्रजनन की क्रिया होती है इसलिए श्वसन है, उत्सर्जन की क्रिया होती है इसलिए यह सजीव है। चलो देखें कौन कौन से जंतुओं में बच्चों से परिचित हैं। इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। जैसे मनुष्य ये शिशु को जन्म देता है, बिल्ली ये भी शिशु को जन्म देती है, कुत्ता ये भी शिशु को जन्म देता है, तितली ये अंडा देती है ना, प्यूपा। मुर्गी जो है ये अंडा देती है, गाय बच्चे देती है, मेंढक जो है अंडा देता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको देख लें। हम डायरेक्ट अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे भी जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 इसका। जरायु जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो जरायु जंतु कौन से होते हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली, जो शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति या वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और हो जाएगा, अंडों का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उसमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। तो इसका सी नंबर कथन ए व 3 सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? तो ये अंडे किसके थे? मेंढक के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परकनली शिशु का विकास होता है मादा के शरीर में। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। निषेचन, जरायु, मेंढक, लैंगिक, अमीबा, मुर्गी, इन सभी को यहाँ पर भरना है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, द्विखंडन द्वारा जनन खाली स्थान में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। आगे हम देखेंगे इसका डायग्राम। ठीक है, वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं खाली स्थान जंतु कहलाते हैं, तो जरायु जंतु कहलाते हैं। युग्मों का संलयन की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, बाह्य निषेचन खालिस्तान में होता है। किस में होता है? मेंढक में होता है। इस प्रकार आपको खालिस्तान भरना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है।
भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय की परत के नीचे एमनियोटिक थैली के भीतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जीव जरायु हैं तथा कुछ अंडप्रजक हैं। जैसे अंडप्रजक क्या होता है? मुर्गी, मछली, अंडा देने वाले हैं ना। चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं? देखिए, जरायु जीव कौन कौन से हैं? चमगादड़, बिल्ली, गाय जो बच्चे को जन्म देते हैं। और अंडप्रजक जीव कौन से हैं? मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी जो अंडे को देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है। मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो मेंढक के अंडों पर बाह्य कवच नहीं पाया जाता, लेकिन इनके चारों तरफ जिलेटिन का एक आवरण होता है जो अंडों को सूखने व प्रवृत्ति से बचाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो जब कोई जीव अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन स्पष्ट कीजिए। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, जो कि एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन में एकल जीवाणु बिना किसी यौन साथी के अपनी कोशिका को 2 समान भागों में विभाजित करके नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं, जिससे यौन संलयन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो मछली तथा मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं, जिसमें अंडे के निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। जबकि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए मुर्गी में एक बार में एक ही अंडा देती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए, ठीक है, तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा लिखना है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो इसका पर्यावरण पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। क्या हो जाएगा? प्रजातियां विलुप्त होने लगेगी। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जलवायु में परिवर्तन होने लगेगा। ये इसके दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन में 2 माता पिता की भागीदारी होती है, ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही माता या पिता का योगदान होता है। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। लैंगिक जनन के लिए यौन संलयन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जबकि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, जिसमें क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में यौन संलयन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार आप इसके 2 अंतर लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? समझाइए। तो मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है। निषेचित अंडा मुर्गी के शरीर में एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहता है और विकास के लिए बाहर रखा जाता है। मेंढक में निषेचन और युग्मनज का विकास दोनों ही शरीर के बाहर होता है। ठीक है, आप इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कायांतरण किसे कहते हैं? मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है? यदि नहीं होती तो क्यों?
कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ठीक है, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो तैर सकता है। ठीक है, मेंढक के जीवन में चक्र की विभिन्न अवस्था क्या होती है? अंडे होते हैं, है ना, आरंभिक टैडपोल, बाद वाला टैडपोल, फिर वयस्क का निर्माण होता है ना। ये इसका एक चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मनुष्य में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि मनुष्य बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, मनुष्य में कायांतरण की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। जैसे हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होगा? ये देखिए, ये डायग्राम आप इसे देख लीजिए, हाइड्रा में मुकुलन कैसे हो रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ विकास हो रहा है देखिए, इसको देखते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर उभार, देखिए ये उभार है, ये उभार है, ये उभार, एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं। ये जो उभार हैं विकसित होते हुए क्या है? नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुल से जो नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका डायग्राम साफ साफ बना लेंगे। फिर बी दिया है अमीबा में द्विखंडन। देखिए, अमीबा में द्विखंडन का यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसलिए हमने छोटे छोटे चित्र बनाए हैं, आप इसमें देख लें, है ना। अमीबा में द्विखंडन के बारे में देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय होता है जिसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। ये देखिए चित्र में, देखिए, है ना, ये हो गया, ये दो केंद्र में विभाजित होने लगा, है ना, और यहाँ जाके पूरी तरह अलग अलग हो गए। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय है जिसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। देखिए लास्ट में, देखिए दो भाग में बढ़ गए और प्रत्येक में केंद्रक है ना, ये बीच में, है ना। ठीक है, केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनन से दो अमीबा बनते हैं। एक जनन से कितने अमीबा बन रहे हैं? दो। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विकसित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, ये चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, दो अमीबा बन गए। ठीक है, आप इसको डायग्राम बना के लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। देखिए, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, अंतर लिखिए युग्मनज और गर्भ। तो युग्मनज में शरीर के अंगों की पहचान नहीं होती, गर्भ में शरीर के अंगों की पहचान होती है। ठीक है, युग्मनज एक कोशिकीय होता है जबकि गर्भ जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, ये इसमें बेसिक अंतर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जरायु जंतु एवं अंडप्रजक जंतु। तो जरायु जंतु ऐसे जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, ऐसे प्राणी स्तनधारी होते हैं, उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, बंदर आदि। ठीक है, अंडप्रजक जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु अंडे देते हैं, ये स्तनधारी नहीं होते, जैसे मुर्गी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब इसमें दो प्रोजेक्ट कार्य दिए हुए हैं, जिसमें से हम प्रोजेक्ट कार्य एक देखते हैं। अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायु एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। ठीक है,
10 जंतुओं को। तो जंतुओं के नाम दिया है, जरायु जंतु हैं, अंडप्रज जंतु, ये लिखना है। जैसे सांप ये अंडे देता है तो अंडप्रजक जंतु हो गया। मेंढक अंडप्रजक जंतु हो गया, ठीक है, अंडे देता है। गाय जो है जरायु है, ये शिशु को जन्म देती है। इसी प्रकार बकरी जरायु है, ये भी शिशु को जन्म देती है, बछड़े को, है ना। छिपकली जो है अंडप्रजक है। हाथी जरायुज है, ये भी शिशु को, बच्चे को जन्म देता है। मनुष्य ये भी जरायु है। कुत्ते जरायु है, ठीक है। तितली जो है अंडप्रजक है, अंडे को अंडे देती है। मगर अंडप्रजक है, ठीक है। इस प्रकार आपको इसमें लिखना है 10 जंतुओं के नाम, ठीक है। इसका बाद नंबर देखते हैं। हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीना में द्विखंडन के चित्र का ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है। तो हाइड्रा में मुकुलन, देखिए हाइड्रा में मुकुलन की चित्र आपको डायग्राम इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, ये मुकुलन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाना है। नेक्स्ट है अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन दिखाना है कि यहाँ पर कैसे केंद्रक है जो एक से अलग होकर 2 कोशिका में 2 अमीबा में परिवर्तित हुआ है। ये अमीबा के द्विखंडन की प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रकार आपको बताना है, समझाना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नंबर 2। एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधों में से पर्वसंधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। दिवसों की संख्या दी है, जैसे 5 दिवस में क्या परिवर्तन हुए, 15 दिवस में क्या और 30 दिन में क्या, है ना। तो 5 दिन में क्या हुआ, तने से नई जड़ों का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। 15 दिन में तने के ऊपरी भाग में कलिका की वृद्धि शुरू हो जाती है और 30 दिन में कलम से एक नए पौधे का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार आपको अवलोकन करना है। इसमें नोट में दिया है कि बच्चे गुलाब की कलम के स्थान पर मनी प्लांट उगाकर भी अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 यहाँ पर समाप्त हुए। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।